नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और स्थितिज ऊर्जा का मान जो हम लोगों ने ज्ञात किया था वो आया था U इक्वल -G m1 -G m1 m2 अपॉन स्मॉल r। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को अपने किसके लिए लिखते, पृथ्वी के लिए लिखते, ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान m1 की जगह क्या ले लेते, कैपिटल M, और यहाँ अगर अपने पास में कोई पिंड होता तो उसके लिए क्या लिख देते, m लिख देते। तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या बन जाता, U इक्वल G m अपॉन r बन जाता, G m अपॉन स्मॉल r बन जाता। ठीक है, और इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपने स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल r जो है कैपिटल R प्लस स्मॉल h के बराबर होता है। कैपिटल R यहाँ पर जो आएगी वो क्या आएगी, पृथ्वी की त्रिज्या आएगी, और स्मॉल h जो है वो क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। तो इस तरीके से मान जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में किसका मान है, U का मान है, U इक्वल -G m अपॉन स्मॉल r। ठीक है, और आगे अगर अपनी बात करें स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो स्थितिज ऊर्जा एक किस प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि होती है, और इसके लिए मात्रक भी जो ऊर्जा का मात्रक होता है उसी मात्रक को हम लोग काम में लेते हैं। तो ऊर्जा का सामान्य जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और किस प्रकार की राशि है, ये एक अदिश राशि है। इसी टॉपिक में अपना एक नया पार्ट आता है और उस पार्ट का नाम है पृथ्वी धरातल के पास किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पृथ्वी धरातल के पास किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, अगर ये मान हम लोगों को याद करना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर अपने पृथ्वी धरातल की अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले अपने इसके अंदर मान लेते हैं कि अपना पिंड जो है वो पृथ्वी धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, स्मॉल h ऊंचाई पर है। ठीक है, हमारे पास में जो यहाँ पर ले रहे हैं तो ये तो स्मॉल m द्रव्यमान था ही, ये कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान था, और यहाँ हम लोगों ने क्या ले रखा था, स्मॉल r ले रखा था, और स्मॉल r जो वो किसके बराबर आएगा, फिर r प्लस h के बराबर आएगा। यहाँ कैपिटल R जो है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और स्मॉल h जो स्मॉल h हम लोगों ने लिख रखा है ये क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है, पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है कण की कितनी है, स्मॉल h। स्मॉल r किसके बराबर, कैपिटल R प्लस h के बराबर। उससे ये जो आपके पास में U का फॉर्मूला है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है -G m अपॉन r प्लस h। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर अपने इसे सॉल्व करें तो जो नीचे लाइन लिखी हुई है वहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, कैपिटल R को कॉमन ले सकते हैं। ये जो लाइन लिखी गई है इसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ऊपर। ये जो लाइन लिखी गई है U इक्वल -G m अपॉन R, यहाँ R मैंने कॉमन ले लिया, और 1 प्लस ये क्या बन जाता है, h बटा r बन जाता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल R को हम लोग क्या कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। कैपिटल R अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो R से R कैंसिल, प्लस h बटा r, तो R कॉमन 1 प्लस h बटा r हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, -G m अपॉन r, और ये जो पावर है इसकी यहाँ ये प्लस की 1 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो क्या बनेगी, h बटा r, और इसकी पावर कितनी, -1। तो ये बन जाता है -G m अपॉन r और 1 प्लस h बटा r, और इसकी पावर कितनी है, -1 है। ठीक है, यहाँ से अगर अपने इसे देखें तो अपने पास में जो द्विपद प्रमेय है वो हम लोग लागू कर सकते हैं। वो किस में लागू कर सकते हैं, वो हम लोग उसमें लागू कर सकते हैं जब क्या हो, यदि h जो है वो क्या हो, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कम हो। यदि h लेस देन r हो तो इस कंडीशन के अंदर आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, द्विपद प्रमेय लागू कर सकते हो, G m अपॉन r, और इसे लिख सकते हो 1 h बटा r। यहाँ पर अपने क्या किया है, द्विपद प्रमेय को काम में लिया है। ये जो टर्म है इस टर्म में हम लोगों ने क्या किया है, द्विपद प्रमेय को काम में लिया है। तो द्विपद प्रमेय को काम में लेने के बाद में ये फॉर्मूला आपके पास में बचता है। इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तब ये बनता है U इक्वल -G m बटा r। इसे अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो आगे क्या बनता, माइनस और माइनस प्लस। अब देखिए आप लोग क्या बनेगा, यहाँ बनेगा G m m
h/r²। ये फॉर्मूला जो है आपके पास में यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और ये -Gmm/r है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान है। ये स्थितिज ऊर्जा ही आपके पास में, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा था हम लोगों ने U का -Gmm/r। अगर h 0 हो जाता तो उसमें आपके पास में ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसका मान कितना आता पृथ्वी धरातल पर, ये आता U = -Gmm/R। कैपिटल R के रूप में हमारे पास में ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो ये आपके पास में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, पृथ्वी धरातल पर है, इसलिए मैं इसे U0 से लिख देता हूँ -Gmm/R। ठीक है। और आपके पास में स्मॉल g का मान क्या होता है पृथ्वी धरातल के लिए, इसका मान होता है Gm/r²। होता है। स्मॉल g और कैपिटल g में रिलेशन वाला टॉपिक जो है ये मैंने आपको करवाया था। इसके अंदर स्मॉल g किसके बराबर होता है, कैपिटल Gm/r² के बराबर होता है। उससे आपके पास में ये मान बनता है U0 प्लस, ये देखिए ये कितना बना, mgh बना, कितना बना, mgh बना। तो U = U0 प्लस mgh आपके पास में फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और अगर अपने बात करें आगे कि पृथ्वी धरातल के लिए अपने अगर क्या करें, पृथ्वी धरातल के पास स्थित पिंडों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपने निर्देश स्थिति जो है उसे कहाँ मान लेते हैं, निर्देश स्थिति जो है वो पृथ्वी तल पर मान लेते हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं तो वो किसके सापेक्ष करते हैं, धरातल के सापेक्ष करते हैं। यानी जो अपने निर्देश स्थिति मानते हैं वो हम लोग किसे मान लेते हैं, पृथ्वी धरातल को मान लेते हैं। अगर पृथ्वी धरातल को निर्देश स्थिति मान करके चलें तो ये मान आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये आ जाता है mgh। U का फॉर्मूला क्या बन जाता है, mgh बन जाता है। तो आपके पास में स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या बनता है, U = mgh। स्थितिज ऊर्जा आपके पास में कितनी आती है, mgh प्राप्त होती है। किसके बराबर है, ये कैपिटल U के बराबर। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग काम में लेते हैं वो क्या करते हैं, mgh काम में लेते हैं। ठीक है। तो ये पृथ्वी धरातल के लिए अपने क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में फॉर्मूला व्युत्पन्न कर सकते हैं। यानी आपके पास में क्या हो, पृथ्वी के पास में अगर कोई कण स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो, यानी आपके पास में क्या हो, निर्देश स्थिति के सापेक्ष पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर आपका कोई द्रव्यमान स्थित हो। अगर स्मॉल h ऊंचाई पर आपका कोई द्रव्यमान स्थित हो तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आता है, तो वो आता है mgh प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आपके जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उसके अंदर आपका टॉपिक आता है प्लायन वेग। तो यहाँ से प्लायन वेग पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने 2 टॉपिक बचते हैं आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो कक्षीय वेग बचता है, ये कक्षीय वेग और प्लायन वेग जो है इनमें संबंध बचता है। देखिए आगे अपना नया टॉपिक है प्लायन वेग। ठीक है। प्लायन वेग जो है उसका फॉर्मूला अपने व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो देखिए इसमें प्लायन वेग हमारा टॉपिक है, प्लायन वेग। देखिए इसके अंदर प्लायन वेग क्या होता है, हमारा नया टॉपिक क्या है, प्लायन वेग। आपको पता है कि अगर अपने क्या करें, किसी भी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर फेंकें, किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है, धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब भी आप लोग क्या करते हो, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो, धरातल से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में वो फिर क्या आ जाती है, पुनः लौट करके आ जाती है। क्यों आ जाती है, इसकी वजह होती है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु पर एक बल आरोपित करती है जिससे प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या होती है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। उस बल को किस नाम से जानते हैं, तो उस बल को जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से। यानी प्रत्येक वस्तु जो है उसे क्या करती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। किसके द्वारा, एक बल के द्वारा। और उस बल को अपने किस नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और इस बल के कारण क्या होती है, एक निश्चित ऊंचाई के बाद में आपकी जो वस्तु है वो पुनः किस ओर लौट आती है, वो धरातल की ओर लौट आती है। ठीक है। अब क्या करें, अपने वस्तु को इतना अधिक वेग दें कि वो क्या कर जाए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र है उसे क्या कर जाए, पार कर जाए। देखिए मेरे सामने पृथ्वी नहीं बनाई है, ये जो डायग्राम है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र का है, जितने क्षेत्र तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यदि क्या करे, ये पिंड जो है
इसका वेग आप लोग इतना अधिक कर दो कि ये क्या कर जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो उस वेग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस वेग को जाना जाता है पलायन वेग के नाम से। उस वेग को किस नाम से जानते हैं? पलायन वेग के नाम से जानते हैं। तो पलायन वेग आपका कौन सा वेग है? वह वेग जिससे किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर वस्तु क्या करे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके निकल जाए, वो क्या कहलाता है? आपका पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, यानी अनंत अगर आपको किसी वस्तु को भेजना हो तो आपको इसे किस वेग से भेजना पड़ेगा? पलायन वेग से भेजना पड़ेगा, और इससे वस्तु जो है वो लौट करके नहीं आएगी, वो क्या करेगी? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। ठीक है, तो अब अपने इसका सूत्र भी उत्पन्न करेगी कि पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग जो आपके पास में होता है, इसका सूत्र किस तरीके से अपने व्युत्पन्न करते हैं। देखिए अपने टॉपिक को, इसमें अपना टॉपिक आगे आता है पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन करने के लिए वेग। पृथ्वी के पृष्ठ से फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन करने के लिए, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन करने के लिए वेग, यानी पृथ्वी जो है उसके पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए किसी भी वस्तु का वेग कितना होना चाहिए, इसका मान हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कण है। आपके पास में क्या है? कोई एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण है। ठीक है, और पृथ्वी जो है इसके द्रव्यमान को कैपिटल M और त्रिज्या को किससे लिख देते हैं? R से लिख देते हैं। जो पलायन वेग आपके पास में है, पलायन वेग, उसको अपने लिख देते हैं V। E से E का मतलब स्केप, तो VE आपके पास में क्या है? पलायन वेग है। तो ये सारे जो अपने लिख रखे हैं, ये किसके लिए? पृथ्वी और कण के लिए। तो आप लोग जानते हो कि कुल ऊर्जा जो आपके पास में होती है, कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होती है। ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास में कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो कुल ऊर्जा आपके पास में E होती है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का -Gmm/r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। अगर अपने बात कर लेते हैं किसके लिए? पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के लिए अगर अपने बात करते हैं तो अपने क्या कर देते हैं? अपने लिख देते हैं -Gmm/r। r स्क्वायर मत लिख देना, r स्क्वायर तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, तब अपने r स्क्वायर लिखते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस का Gmm/r। तो ये आपके पास में क्या? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अभी निकाला था हम लोगों ने, और ये अपने पास में क्या है? ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इनको अपने क्या कर देते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। आगे देखिए, अगर अपनी बात करें पिंड की, तो जब पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेगा तब वो कहाँ पहुँच जाएगा? तब वो पहुँच जाता है कण आपका अनंत पर। ठीक है, पिंड कहाँ पहुँच जाता है? अनंत पर पहुँच जाता है। और जब वो अनंत पर पहुँचता है तो अनंत पर हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का मान कितना लिया था? 0 लिया था। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कहाँ 0 होती है? वो अनंत पर होती है 0। यानी स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर 0 हो जाती है? अपनी अनंत पर जाकर के स्थितिज ऊर्जा जो है वो 0 हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा अनंत पर 0 होती है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपके पास में जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपके पास में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का मान जो है वो किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। यानी जब भी आपका कण अनंत पर पहुंच जाएगा तो इन दोनों ऊर्जाओं का जोड़ किसके बराबर आ जाएगा? तो इन दोनों ऊर्जाओं का जोड़ बराबर आ जाएगा किसके? 0 के। किसके बराबर आ जाता है? ये मान जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, या एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो आप लोग ये लिख सकते हो इसमें 0, और आगे नई लाइन क्या आ जाएगी? 1/2 mve स्क्वायर, और किसके बराबर? प्लस का Gmm/r के बराबर। ये फॉर्मूला जो है हमारे पास में इसका प्राप्त हो जाता है। और आगे यदि अपने इसे सोल्व करें तो देखिए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं हम लोग इसे। ये जो स्मॉल m है, इससे ये स्मॉल m क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास में VE जो है इसका फॉर्मूला बचता है। VE का फॉर्मूला जो है आपके पास में बच जाएगा। ये 2 जो है वो यहाँ से आगे चला जाएगा।
ठीक है, 2 जो ऐसे अपने क्या कर देंगे आगे भेज देंगे। तो आपके पास में मान किसका बचेगा, वी ई का बचेगा। कितना बचेगा आप लोग देख सकते हो, अगर 2 आगे चला जाता है तो 2gm/r कितना हो जाता है 2gm/r। किसका मान है ये, वी ई स्क्वायर का है। तो वी ई स्क्वायर किसके बराबर है, 2gm/r के बराबर है। यहाँ से वी ई का अगर मान देखा जाए तो कितना आता है, √2gm/r आता है। ये किसका फॉर्मूला है, वी ई का फॉर्मूला है। अपने जानते हैं कि जो आपके पास में स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r स्क्वायर होता है। यहाँ से gm का मान अगर आप लोग निकालते हो तो gm का मान बनता है gr स्क्वायर। क्या बनता है, gm का मान gr स्क्वायर, जो इस समीकरण के अंदर आप लोग रख सकते हो। अगर इस समीकरण में ये रख दिया जाए तो वी ई आपका कितना बनता है, ये बनता है 2gr²/r और इसका अंडरूट, तो r से r निरस्त हो जाता है। वी ई का मान कितना आता है, √2gr। यानी प्लाइन वेग का जो सूत्र आपको प्राप्त होता है वो सूत्र क्या प्राप्त होता है, √2gr आपको प्राप्त होता है। अगर इसे सोल्व किया जाए, अगर ये जो मान आपके पास में आया है इसे आप लोग सोल्व कर लेते हो, तब आपके पास में किसका मान प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी सतह के लिए प्लाइन वेग का मान जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो प्लाइन वेग का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तब क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में √2gr लिखा हुआ है यहाँ पर आपको मान रखने पड़ेंगे। अब देखिए ये जो मान आपके पास में है वी ई का, इसे कहाँ से लेकर के आएंगे, तो देखिए आपके पास में एक तो है पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अगर अपने देखें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जी का मान अपने कितना लिखते हैं, 9.8 लिखते हैं, ठीक है। तो 9.8 या लगभग किसके बराबर आ जाता है, वो 10 के बराबर आ जाता है, मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। और आर की अगर बात की जाए, आर होती है पृथ्वी की त्रिज्या जो 400 किलोमीटर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, या 6.4 × 10⁶ मीटर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो सारे मान इसमें रखने के बाद में और इसे सोल्व करने के बाद में आपके पास में किसका मान प्राप्त हो जाता है, प्लाइन वेग का मान प्राप्त हो जाता है, जो कितना आता है आपके पास में 11.2 किलोमीटर/सेकंड प्राप्त होता है, ठीक है। तो पृथ्वी सतह से अगर आप किसी वस्तु को चाहते हो कि वो प्लाइन वेग से गति करे तो उसके लिए आपके पास में v जो है उसका मान कितना होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास में v का मान होना चाहिए 11.2 किलोमीटर/सेकंड। पृथ्वी सतह से प्लाइन वेग का मान कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर/सेकंड होना चाहिए। यानी अगर आपके पास में कोई भी पिंड है और आप लोग चाहते हो कि वो कहाँ चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके बाहर चला जाए, ठीक है। जैसे अपने को कहीं बाहर किसी दूसरे ग्रह पर अगर किसी को भेजना हो तो अपने कम से कम उसका वेग कितना होना चाहिए, तो पृथ्वी के प्लाइन वेग के बराबर होना चाहिए। अगर आप लोग किसी वस्तु को प्लाइन वेग से फेंकते हो, 11.2 किलोमीटर/सेकंड वेग से फेंकते हो, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, पृथ्वी जो है उसके वातावरण को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। तो उस वेग को किस नाम से जाना जाता है, उस वेग को जाना जाता है पृथ्वी पर प्लाइन वेग के नाम से, ठीक है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी पर प्लाइन वेग के नाम से जानते हैं। कुछ अन्य फॉर्मूले अगर अपने यहाँ व्युत्पन्न करें तो देखिए, एक आपके पास में यहाँ पर क्या है, आपके पास में लिखा गया है ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से कुछ फॉर्मूले और आप लोग बना सकते हो। जैसे ये आपके पास में है वी ई = √2gm/r, कितना है, √2gm/r। और पृथ्वी का औसत घनत्व अगर अपने ले तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो, अगर रो हो, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो, रो, ये क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व अगर कितना हो, रो हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो m आएगा, m कितना आएगा, ये आएगा 4/3 πr³ × रो। ये मान आपको प्राप्त होगा m का, और वो मान आप लोग यहाँ रख सकते हो। तो वी ई का मान देखिए आपके पास में क्या आएगा, ये आएगा √2g/m, ये √2g/r, √2g/r ये आ जाएगा, और m का मान कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ और रो आ जाएगा, ठीक है। 4/3 πr³ और रो जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग काम में ले सकते हो, और इस सूत्र को काम में लेने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, इसका नया फॉर्मूला बना सकते हो। देखिए यहाँ से अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो इसे कर दीजिए, r⁴ बचेगी, बाहर आएगा तब ये सिर्फ r बनेगा। पहले एक बार फिर से मैं सारे मान लिख देता हूँ, ये बन गया 8/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जी आपके पास में है, पाई आपके पास में है, r² आपके पास में है, और रो भी आपके पास में है, ठीक है। अगर आप चाहो तो r को बाहर निकाल कर भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। 8/3 और पाई
GR² रो अपॉन 3, ये फॉर्मूला जो है आपके पास में बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को अपने आगे भी उत्पन्न करें और ये चाहें कि पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर स्थित पिंड के लिए अगर प्लाइन वेग ज्ञात करना हो, अगर अपने पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर चाहें कि प्लाइन वेग का मान ज्ञात करना हो, तब देखिए क्या करेंगे। पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर प्लाइन वेग, अगर पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर प्लाइन वेग का मान ज्ञात करना हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा। तब आपके पास में जो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला देखिए अपने क्या लिखेंगे। अपने उसी फॉर्मूले को जो अभी लिखा था उसमें लिखेंगे E = 1/2 mv²। ठीक है, क्या लिखेंगे, mv²। v की जगह मैंने आपको बताया था कि प्लाइन वेग को लिखेंगे, और प्लाइन वेग ve को पहले हम लोग काम में ले चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ve' लिख दिया है। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 mve' और इसकी स्क्वायर माइनस का gmm अपॉन क्या आता है, r आता है। स्मॉल r जो है, इस r को हम लोग इसमें लिख देते हैं। अब जो स्मॉल r आपके पास में है, इसका आप क्या कर सकते हो, मान रख सकते हो। स्मॉल r का मान अगर रखें तो आपके पास में देखिए क्या आएगा, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, इसका मान आ जाता है r+h। अब आपके पास में ये कुल ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये किस वेग से गति करता है, प्लाइन वेग से गति करता है। क्यों, क्योंकि ये वहाँ पहुँच जाता है अनंत पर। ठीक है, ये मान कितना होना चाहिए, 0। तब ये बनता है 1/2 mve² gmm/r+h। ये m से m क्या हो जाता है, यहाँ निरस्त, और आपके पास में ve² का मान बन जाता है कितना, 2gm/r+h। ये मान यहाँ बन जाता है। और अगर ve' का मान ज्ञात करें तो √2gm और r+h, ये मान आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मान अपने को प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, प्लाइन वेग का मान ज्ञात करना चाहते हो, तो दो फॉर्मूले आपके पास में है। एक फॉर्मूला तो आप देख सकते हो, ये आपके पास में प्लाइन वेग का, और एक फॉर्मूला आपके पास में, ये देखिए फॉर्मूला तो आपके पास में ये भी है, पर अगर कंपैरिजन करके देखो दोनों फॉर्मूलों की, तो इस ve = √2gm/r का कंपैरिजन कर सकते हो आप लोग इस ve' के साथ में। ve' किसके बराबर है, √2gm/r+h के बराबर है। और यहाँ कितना है, यहाँ है ve = √2gm/r। तो दोनों का कंपैरिजन करके अगर देखा जाए, तब आपको पता चलता होगा कि यहाँ एक बड़ी टर्म का भाग जा रहा है किसकी तुलना में, इस टर्म की तुलना में। तो ये मान जो आपके पास में है ve' का, ये कम है किससे, ve से। ठीक है, तो ve' जो आपके पास में प्राप्त होगा यहाँ, वो क्या होगा, ve से कम होगा। और अगर अपने देखें पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई के लिए, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर प्लाइन वेग का मान ज्ञात करना हो, तब देखिए आपके पास में क्या आएगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर प्लाइन वेग का मान ज्ञात करना हो, तो उसमें देखिए आपके पास में क्या आएगा, उसमें आपके पास में स्मॉल h बराबर आएगा कैपिटल R के। सिर्फ R लिखा हुआ है तो यहीं पर मैं R लिख देता हूँ। अगर h किसके बराबर हो, R के बराबर हो, तो इस फॉर्मूले को आप लोग देख सकते हो। ve' जो आपके पास में कितना है, √2gm, और अपॉन में क्या आएगा, r+r आएगा। तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है ve = √2gm/2r। तो ये r से r कैंसिल हो जाता है, और ve कितना आ जाता है, √gm/r आ जाता है। और इसका मान लगभग कितना प्राप्त होता है, 7.92 km/s प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है कितना प्राप्त हो जाता है आपको, 7.92 km/s जो है प्राप्त हो जाता है। ये मान किसका है, ve' का है, तो इसे मैं डबल डैश के रूप में यहाँ लिख देता हूँ अलग करने के लिए। तो ये मान कितना प्राप्त हो जाता है आपको, ve' जो है इसका मान प्राप्त हो जाता है 7.92 km/s।
ठीक है। तो 3 जगह मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। एक तो अपने पृथ्वी धरातल से अगर किसी को छोड़ते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। दूसरा ये फॉर्मूला हम लोगों ने व्युत्पन्न किया है कि अगर अपने h ऊंचाई से इसे छोड़ा जाए तब क्या करना होगा। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास में जो आया है वो आया है कि h और r अगर आपके बराबर हो, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से अगर आप लोग किसी को छोड़ना चाहते हो तो VE का मान कितना प्राप्त हो जाता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड मान जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। नया टॉपिक हमारे पास में आता है, इसमें चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। अगर अपने देखें कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। तो चंद्रमा जो है उस पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, अगर इसका अपने को देखना हो तो सबसे पहले अपने पास में जो प्लाइन वेग का सूत्र है वो हमें क्या प्राप्त होता है, वो सूत्र आपको प्राप्त होता है √2gm/r। VE का सूत्र कितना प्राप्त होता है, √2gm/r जो है वो फॉर्मूला होता है किसका, प्लाइन वेग का। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लोग क्या करोगे, प्लाइन वेग का मान ज्ञात करो किसके लिए, चंद्रमा के लिए। तो आपके पास में एक तो होनी चाहिए चंद्रमा की त्रिज्या, एक होना चाहिए आपके पास में चंद्रमा का द्रव्यमान। और इन दोनों का अगर मान देखें तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो है 7.3 × 10⁻22, 7.3 × 10⁻22 kg। ठीक है, ये आपके पास में किसका द्रव्यमान है, ये आपके पास में चंद्रमा का द्रव्यमान है। अगर बात की जाए चंद्रमा की त्रिज्या की, तो चंद्रमा की त्रिज्या जो है उसका मान देखिए कितना होता है। तो चंद्रमा की त्रिज्या का मान होता है 1.74 × 10⁻6। ठीक है, मीटर के रूप में आपके पास में ये क्या होती है, चंद्रमा की त्रिज्या होती है। तो दो मान आपके पास में है, एक तो चंद्रमा के द्रव्यमान का और एक आपके पास में मान है चंद्रमा की त्रिज्या का। इन दोनों मानों को काम में लें इस सूत्र के अंदर, और जी जो है आपके पास में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान क्या होता है, सभी के लिए समान होता है। तो और इससे अगर आप लोग किसका मान ज्ञात करो, चंद्रमा पर प्लाइन वेग का मान ज्ञात करो, तो चंद्रमा पर प्लाइन वेग जो है वो आपके पास में आता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास में चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान है। और अगर बात करें चंद्रमा पर जो अणु होते हैं गैस के, उनके वर्ग माध्य मूल वेग की, तो उनका वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है वो कितना होता है, वो होता है लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि चंद्रमा पर क्या है, जो अणु है उनका VRMS वेग या जो वर्ग माध्य मूल वेग है या जो वेग है सीधा, वो क्या होता है, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और प्लाइन वेग का मान क्या है चंद्रमा पर, 2.38 है। तो यहाँ से सीधा आपको पता चल रहा है कि जो अणु है उनका वेग क्या है, प्लाइन वेग से ज़्यादा है। उनका वेग क्या है, प्लाइन वेग से ज़्यादा है। प्लाइन वेग से ज़्यादा वेग होने के कारण चंद्रमा पर जितने भी वायु के कण हैं वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, चंद्रमा की सतह से प्लाइन कर जाएंगे, जिससे चंद्रमा जो है उसकी सतह पर वायुमंडल जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर देखें अपने चंद्रमा के लिए तो इस फॉर्मूलों की सहायता से अपने देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है उसका वायुमंडल जो है वो क्या है, अनुपस्थित है। इसी तरीके से और भी हमारे पास में जो छोटे ग्रह हैं जिनके लिए प्लाइन वेग का मान क्या होता है, कम होता है, उनकी सतह पर क्या पाया जाता है, वायुमंडल जो है वो नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित मिलता है। ठीक है, तो जो छोटे ग्रह उन सभी पर अपने पास में आप लोग देख सकते हो वायुमंडल क्या होगा, उन पर अनुपस्थित होगा, ग्रह या उपग्रह अपने पास में हो। आगे बढ़ते हैं और इसी में देखें कि बड़े ग्रह जो हमारे पास में उनके लिए प्लाइन वेग का मान क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जो बड़े ग्रह होते हैं हमारे पास में, जैसे शनि हो गया, शनि, बृहस्पति, मंगल, इन सब का अगर अपने देखें द्रव्यमान तो काफ़ी ज़्यादा होता है और प्लाइन वेग का मान भी क्या होता है, काफ़ी होता है। जैसे बृहस्पति के लिए अगर प्लाइन वेग का मान देखें अपने तो 60 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 60 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इतना अधिक प्लाइन वेग होने के कारण बृहस्पति जो ग्रह है उस पर क्या पाया जाता है, सघन वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, उस पर क्या मिलता है, सघन वायुमंडल मिलता है। परंतु चंद्रमा जो है उस पर प्लाइन वेग का मान कम होने के कारण वायुमंडल जो है वो नहीं मिलता है।
ठीक है। तो इस तरीके से अपने प्लेन वेव का जो सूत्र है v=2gm/r, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, विभिन्न जो आपके पास में सतह है उनके लिए प्लेन वेव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बचे हुए टॉपिक जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।